मित्रों नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो हम व्यापारिक बैंक पढ़ रहे थे और व्यापारिक बैंक के अंदर हमने व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं वो हमने कर लिए थे, ठीक है। और उसके अंदर हमने आज पढ़ना था साख सृजन की प्रक्रिया, ठीक है। तो साख सृजन की प्रक्रिया, इसको मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैं समझा पाऊँ आपको, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। और अगर किसी को पता नहीं है कि साख क्या है, ये सब क्या है, तो आप प्लीज़ वो जाकर क्लास देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ये देखिए। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी साख सृजन की प्रक्रिया पर रहने वाली है। पूरी क्लास साख पर रहने वाली है। साख से सीधा सा मतलब होता है ऋण, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने आपको बता दूं, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो साख सृजन की विधियों में हमने पढ़ा था कि एक तो जो साख सृजन की दो कार्य विधियां हैं, एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा और एक व्युत्पन्न जमाव द्वारा, ठीक है। और इनसे संबंधित एक तथ्य काफ़ी प्रचलित है कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाई ऋणों को जन्म देती है। यानी कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाई ऋण को जन्म देती है। ये जो बात है एकदम फिट बैठती है साख सृजन पर, इसलिए ये कहा गया है। जब ये प्रक्रिया मैं समझाऊंगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या खेल है ये। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक मैंने ये सारणी ली है, ठीक है। ये कुछ स्टेप बनाए हैं मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर ये जमाएं, फिर ये नगद कोष अनुपात, और फिर ये व्युत्पन्न जमाएं हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कोई व्यापारिक बैंक है जिसकी भी जो प्रारंभिक जमा है वो 10,000 रुपये होती है। प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये होती है और जो नगद कोषानुपात है वो 20% है। यानी कि बैंकों को जो जमाओं का एक निश्चित भाग अपने पास रखना पड़ता है वह 20% है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो बैंक है वो इस 10,000 रुपये का, इस 10,000 रुपये का 2,000 रुपये अपने पास रखेगा, क्योंकि 10,000 का अगर हम 20% निकालते हैं, अगर किसी को निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10,000 रुपये है, इसका अगर हम निकालेंगे 20%, ठीक है, तो बटा में लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब 20 का हम गुणा करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो रकम निकल के आएगी वो आएगी 2,000 रुपये, ठीक है। कितने आया? 2,000 रुपये आया, ठीक है। तो इससे व्युत्पन्न जमाएं क्या आएगी, यानी कि 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये बैंक ने अपने पास रख लिए और शेष राशि जो 8,000 रुपये बची, शेष राशि जो इस प्रकार 2,000 रुपये जो है वो बैंक अपने पास रखकर शेष राशि जो 8,000 रुपये है, ये जो शेष राशि 8,000 रुपये है ये आगे किसी को ऋण दे देता है, ठीक है। अब यदि बैंक आगे किसी व्यक्ति को 8,000 रुपये का ऋण जारी करता है तो उसके खाते में 8,000 रुपये जमा हो जाते हैं, ठीक है। और यह जो साख जमा है ये दोबारा ऋण के रूप में दी जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, प्रत्येक ऋण जमा को जन्म देता है। अभी 8,000 रुपये था, आगे खाते में चला गया। अब इस 8,000 रुपये का 20% बैंक अपने पास रखेगा। इस 8,000 का अगर हम 20% निकालें तो 8,000 गुणा 20% बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यह आया 1,600 रुपये। कितना आया? 1,600 रुपये। अब ये 1,600 रुपये बैंक अपने पास रखेगा और इस 8,000 में से 1,600 रुपये घटाएं तो पीछे बचता है 6,400 रुपये, 6,400, ठीक है। इस प्रकार जो बैंक क्या करता है कि ये जो 6,400 रुपये है ये किसी अन्य व्यक्ति को आगे ऋण देता है और ये राशि जो है उसके खाते में जमा
हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक स्टेप और देखते हैं। अब इस 6400 का वो फिर 20% अपने पास रखेगा। अगर इसका 20% निकाले तो हमारे पास आता है 1280 रुपये। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि 20% निकालोगे तो टोटल राशि है वो है 6400 रुपये। इसका 20% हमने निकालना है, बटा में लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इस 64 को गुणा कर लेंगे 20 के साथ, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1280। ठीक है, इस प्रकार जो 1200 रुपये वो अपने पास नगद कोष के रूप में रखकर शेष राशि इसमें से माइनस करेंगे तो 5120 रुपये जो है वो आगे ऋण स्वीकृत करता है, और ये आगे जो भी ऋण लेने वाला है ग्राहक उसके खाते में जमा कर देता है। तो इस प्रकार जो है प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये, प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये की जमा राशि से बैंक साख सृजन की यह प्रक्रिया चालू करते हैं, और व्युत्पन्न जमा के माध्यम से बैंक प्रारंभिक जमा से अधिक धनराशि जो है वो साख के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? देखिए, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये जो प्रारंभिक जमाएं हैं इनका 5 गुना जो है साख सृजन नहीं कर देती। यानी कि नगद कोष अनुपात कितना है? 20% है। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा है? 100 का 5वां हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब यहां पर देखिए कि वह प्रारंभिक जमाएं 10,000 रुपये से कितनी साख उत्पन्न कर सकता है? 50,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट होती है कि व्यापारिक बैंक जो है अपने प्रारंभिक जमा से व्युत्पन्न जमा उत्पन्न करके अपने साख की राशि जो है वो कई गुना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और बैंकों द्वारा ये जो कितनी व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न की जाएंगी यह बात निर्भर करती है साख गुणक पर। किस पर निर्भर करती है? साख गुणक या जमा गुणक पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है 20% जो है CRR लिया है। ठीक है, 20% CRR लिया है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया 1/5, 5वां हिस्सा है। अतः कुल जो साख सृजन है वो कितने की हो जाएगी? 50,000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, ये 5वां हिस्सा है। ठीक है, 5 आएगा 1/20 यानी कि 5। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें इस RR की तो ये आवश्यक रिजर्व अनुपात को दर्शा रहा है। ठीक है, जमा गुणक जो है वो एक बैंक द्वारा जमा प्रसार को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर अगर जमा गुणक की वैल्यू निकालें तो 5 निकल के आएगी। ठीक है, और अगर साख निर्माण की बात करें तो यहाँ पर साख निर्माण की बात करें तो साख निर्माण में ये हमारा फॉर्मूला आ गया 1/RR × D, यानी कि जो प्रारंभिक जमाएं थी। तो ये जो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, और जमाएं प्रारंभिक जमाएं कितनी थी? 10,000 रुपये। तो टोटल कितना जो जमाएं हैं उसको कितनी साख का निर्माण हो गया? 50,000। ठीक है, अब ये तो बात होगी साख निर्माण की। जमा गुणक की बात कर ली कि जमा गुणक जो है हमारा वो 5 आया। साख निर्माण की बात कही तो साख आई हमारी 50,000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न जमा कि जो व्युत्पन्न जमाएं हैं कितनी जमाएं व्युत्पन्न हुई हैं, बैंक के द्वारा कितनी जमाएं उत्पन्न की गई है। तो यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न जमा अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है कुल जमाएं यानी कि सिग्मा TD माइनस कुल कोषानुपात सिग्मा RR। तो कुल जमाएं कितनी होगी थी? 50,000 रुपये, और कुल कोषानुपात कितना था? 10,000 रुपये। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सारणी में, ये रहा कुल जमाएं 50,000 रुपये और
कुल कोषानुपात 10,000 रुपये और व्युत्पन्न में कितनी उत्पन्न हुई 40,000 रुपये। तो ये इस हिसाब से इसने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये 50,000 थे, ये 10,000 माइनस करेंगे तो 40,000। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि साख सृजन की सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है बैंकिंग विकास का स्तर। बैंकिंग विकास का स्तर, देखिए इसका साख से बड़ा नाता है बैंकिंग विकास का। देखिए जिस देश में बैंकिंग सुविधाएं ज़्यादा विकसित होंगी वहाँ पर साख सृजन की क्षमता है वो ज़्यादा होगी, और इसका उल्टा अगर बैंकिंग सुविधाएं कम विकसित होंगी तो वहाँ पे साख सृजन भी कम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, आम लोगों की बैंकिंग की आदत। आम लोगों की बैंकिंग की आदत, देखिए जिस देश में लोगों की बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग जितना ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर साख सृजन की जो है उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। इसके बाद में व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर। व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, जिस देश में औद्योगिक विकास अधिक होगा वहाँ साख निर्माण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। देखिए केंद्रीय बैंक के द्वारा सरल मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। ठीक है, संबंधित देश की साख सृजन में वह निरंतर क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास जो है वो यहाँ समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने साख निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा था, साख निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, अगर किसी ने पहले की क्लासेस नहीं लगाई है, व्यष्टि करवा रखी है, स्टैटिस्टिक चल रही है, समष्टि चल रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, वो चल रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने ये क्लासेस नहीं लगाई है तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।